विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला है ये इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम की बेसिकली एचआरएम में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो ऐसे तो वर्ड बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है ह्यूमन मतलब? आदमी। आदमी, वर्क फोर्स की बात करेंगे हम एचआरएम के टर्म में अगर बोले तो ह्यूमन दैट इज वर्क फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हमें चाहिए, जैसे भी स्किल की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा ह्यूमन। रिसोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली स्कार्स है रिसोर्स, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो उसी चीज को मैनेज करने की बात हो रही है कि रेफर हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ सच लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज सो एज टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये डेफिनेशन है। डिफरेंट स्कॉलर आपको पता होगा, ये सब सब्जेक्ट जितना है एचआरएम हो गया, और अभी आप लोग के थर्ड ईयर में क्या क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है ना? नो मैम, इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, वो भी है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो कुछ कुछ डेफिनेशन जो भी होगा, तो आपके लिखने का तरीका यही होगा, लगभग 3 आप स्कॉलर्स का नाम लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, वही 20 मार्क्स वाला फॉर्मेट है जो आप लोग का एग्जाम होते आ रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो इसी तरीके से आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, कम से कम 3 स्कॉलर होना चाहिए और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला स्कॉलर यहाँ पे एडविन फ्लिपो। इनके अकॉर्डिंग एचआरएम क्या है कि एचआरएम एज प्लानिंग, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to the end that individual, organizational, and social objective are achieved. तो आप इस डेफिनेशन में ऑलमोस्ट सब चीज कवर हो गया है। अभी ये वर्ड काफी भारी लग रहा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको पता चलेगा ये कंपनसेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज ही के क्लास। तो ऑलमोस्ट इस डेफिनेशन में वापस जब हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे, वापस इस डेफिनेशन के पास आइएगा और क्लियरिटी बढ़ेगी। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या देख रहे हैं? प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। किसका? प्रोक्योरमेंट का, डेवलपमेंट का, कंपनसेशन का, इंटीग्रेशन मतलब क्या? सारे पार्ट को हम इकट्ठा मिला के देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज NIPM। वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को? Human resource or personnel management as that part of management which is concerned with people at work and with their relationship within an enterprise। यानी people का concern तो है ही, प्लस उसका relationship की enterprise में कैसा है, मतलब बाकी लोगों के साथ क्या है, यानी interpersonal relation की बात हो रही है। ठीक है, it aims is to bring together and develop into an effective organization of the men and women who make up enterprise and having regard for the well-being of the individual and working group to enable them to make their best contribution to its success। यहाँ पे देखिए, एक तो हम बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका रिलेशनशिप और कंप्लीट वेलबींग की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, पहले आपको पता होगा जब अभी तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन पहले एम्प्लॉय को जस्ट एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जा रहा था। समझ आया युवराज? जस्ट एज अ सर्वेंट, उनके वेलबींग से कोई मतलब नहीं, उनकी अपलिफ्टमेंट से कोई मतलब नहीं। ये एचआरएम धीरे धीरे एक तरीके से समझिए इम्प्रूव्ड वर्जन है, पहले ऐसा था नहीं, धीरे धीरे वेलबींग पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन इज डिसेंजो रोबिन। ये क्या बोलते हैं एचआरएम के बारे में? इज कंसर्न विद द पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट सिंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल acquiring their service, developing their skills, motivating them to high level of performance, and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization is essential to achieve organizational objective. This is true regardless of the type of organization, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ या सोशल एक्शन। ठीक है, एंड लास्ट में आपका डेफिनेशन। तो यहाँ देखिए, ये जो डेफिनेशन है इसमें सारा कुछ जितना टर्म है वो सब आ गया है। HRM can be defined as the process of procuring, developing, maintaining। ये सारा कब समझ में आएगा? जब आप ऑब्जेक्टिव समझेंगे एक सिंगल चार्ट से। सीधा इस चार्ट पे आइए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HRM। ठीक है, तो बेसिकली 2 ही टाइप का फंक्शन होता है, एक तो मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन। ठीक है, अभी जितना टर्म आप देख रहे हैं ना वो इसी से है।
सारा टर्म आपको इसमें मिल जाएगा। मैनेजरियल फंक्शन में वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग फंक्शन में पहले प्रोक्योरमेंट में हम क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट मतलब हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है आशीष। और कोई? आभा? टू ऑब्टेन समथिंग। टू ऑब्टेन समथिंग, वेरी गुड। या किसी को लाना, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम जो लाते हैं उसका क्या क्या फंक्शन है? सबसे नंबर 1 इज जॉब एनालिसिस हम लोग करते हैं। जॉब एनालिसिस में क्या क्या आता है आगे हम लोग चैप्टर वाइज आपको ये पढ़ना है। जॉब एनालिसिस में दोनों का एनालिसिस करना होता है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का भी, जॉब स्पेसिफिकेशन का भी। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे मान लीजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आपको रहना है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या क्या रोल होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको फील्ड विजिट करना है, एग्जांपल मैं बता रही हूँ, फील्ड विजिट करना है या टारगेट बेस्ड है, राइट, मॉर्निंग शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, वो सारा चीज मतलब आपका टाइप ऑफ जॉब कैसा होगा, नेचर ऑफ जॉब कैसा होगा, वो सारा उसमें मेंशन रहे। ठीक है, अब वही होता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन यानी, सुमन, ये सब टर्म होपफुली आप लोग लिख रहे होंगे। ये सारा टर्म आपका थर्ड ईयर मतलब आपका फाइनल ईयर है ना, ये खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट आपको ये सारा टर्म इंटरव्यू में सब यही बेसिक सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब टर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सारा मतलब आप समझते हैं कि नहीं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब पहले सुने हैं क्या? आई एम वेटिंग। पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। मैम पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना पोस्ट है, कितनी सैलरी है, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब। आप हाँ, क्वालिफिकेशन यानी इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन क्या है। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब जॉब, आपका डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब में क्या क्या नेचर ऑफ द जॉब होगा, ठीक है, क्या क्या काम करना होगा। अब जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब बंदे में किस किस चीज की जरूरत है। एक्स्ट्रावर्ट होना चाहिए, मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एमकॉम होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएट बीबीए बीबीएम होना चाहिए, ठीक है, या मास्टर्स चाहिए, राइट, इंग्लिश फ्लुएंसी चाहिए। तो ये सब अगर है मेंशन तो क्या है ये? जॉब स्पेसिफिकेशन। टर्म क्लियर है? समझ आया? जॉब स्पेसिफिक, जॉब एनालिसिस में ये दोनों चीजें हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग में आपका आ जाएगा कि अभी कितना ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, आगे कितना जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे ना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। यस मैम। है ना, पॉजिटिव प्रोसेस है आपका सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट है आपका पॉजिटिव और सिलेक्शन है आपका नेगेटिव। सेलेक्ट कर लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होते के साथ हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, किसी भी बंदे को हम प्लेस करेंगे, उसके बाद होगा आपका इंडक्शन यानी इंट्रोडक्शन। सारे टर्म का मतलब समझते चले जाइए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको काम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होता है ट्रांसफर, फिर होता है प्रमोशन, फिर होता है सेपरेशन, अगर सेपरेशन चाहते हैं तो। ये सारा आपका एचआरएम का ही काम होता है। मतलब अगर आप एचआर में अपना प्रोफेशन देखना चाहते हैं तो ये सारा चीज आपको करना होता है, सारा चीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑपरेटिव फंक्शन में आता है डेवलपमेंट। अब प्रोक्योरमेंट में हम ले आए एम्प्लॉय को, ठीक है, लाने वाला सारा प्रोसीजर तो हो गया। अब क्या वो टोटली उतना केपेबल है, क्या उतना स्किल है उसके पास? अगर है, जो चांसेस कम होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और आपका जब मतलब फ्रेशर जो आते हैं काफी मार्जिन होता है। ठीक है, बहुत ही गैप होता है दोनों के टैलेंट में। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन एक बार एंटर करेंगे तो पता चलेगा काफी गैप होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, अगेन एचआरएम का, एचआर प्रोफेशनल का काम होगा आपको डेवलप करना। तो डेवलप में आगे फर्दर कौन कौन चैप्टर आप पढ़ेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी जो आप काम कर रहे हैं
वो आप कैसा काम कर रहे हैं, अप्रेजल अगर हो रहा है तो क्या प्रोसीजर होगा अप्रेजल का, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, तब तो ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली देंगे, यस और नो। तो ट्रेनिंग का आपका प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है? मैम ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, वो आपके ओवरऑल ग्रूमिंग का है, आपका डेवलपमेंट। ट्रेनिंग आपका जॉब रिलेटेड ही होता है, ठीक है। फिर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब है हमारा, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए बैंक, ठीक है। बीबीएम के बाद जनरली लोग या तो बैंक इंटर करते हैं या कोई इसी सब टाइप का ऑर्गेनाइजेशन इंटर करते हैं, जहाँ पे एचआर एज अ फ्रेशर आप इंटर कर सके, या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव में आप इंटर कर सके, ये सारे कंपनी में आप करेंगे। अब एग्जांपल लीजिए बैंक, तो करियर प्लानिंग या डेवलपमेंट कैसे होगा, एक्चुअली हायरार्की होता है। लाइक पहले हम एंटर करेंगे तो कौन सा पोस्ट होगा, फिर कितने साल के बाद या कितने महीने के बाद हम जस्ट ऊपर के हायरार्की में पहुंचेंगे, ये सब क्या हुआ, करियर पाथ हुआ, ठीक है। तो कैसे हम अचीव करेंगे, एक एक लैडर हम कैसे क्रॉस करेंगे, राइट। तो ये जो कंप्लीट स्केचिंग होता है वो सब हम लोग करते हैं करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कि अभी आप इंटर किए एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक साल के बाद आप क्लर्क के पोजीशन पे या पीओ के पोजीशन पे होंगे। पीओ में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक साल तक अच्छा परफॉर्मेंस आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगेन एक लैडर और ऊपर चढ़ेंगे, और एक लैडर ऊपर यानी क्या, बीबीएम, ठीक है। फिर एक लैडर अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ये जो लैडर से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो होता है आपका इसी में करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन कहने का मतलब, कंपनसेशन कहने का मतलब कंपनसेशन किया जाता है क्या, वो काम के बदले जो आपको सैलरी मिलता है। करेक्ट। कंपनसेशन मतलब क्या, रेम्यूनरेशन, जो मतलब पैसा जो आपको दिया जाएगा। तो रेम्यूनरेशन जो आपको दिया जाएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जॉब इवेल्युएशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये सारा आपको चैप्टर पढ़ना है, ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये जितना आप देख रहे हैं वो सब चैप्टर है आप लोग के सिलेबस में। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का चैप्टर है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, रिक्रूटमेंट का, सबका चैप्टर है अलग अलग, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन में बस ब्रीफिंग में कर रही हूँ, इसमें बहुत पढ़ना है आपको आगे, ठीक है। अभी बस टर्म का मतलब समझिए। तो अब कंपनसेशन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो कंपनसेशन हम कैसे करते हैं, किसी मैनेजमेंट ट्रेनी का इतना सैलरी होना चाहिए, पीओ का इतना सैलरी होना चाहिए, डीबीएम का इतना सैलरी होना चाहिए, हम लोग कैसे करते हैं, तो जॉब इवेल्युएशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। किसका क्या सैलरी बनेगा, क्या वर्थ है, ठीक है, वो सब हम जॉब इवेल्युएशन के थ्रू करते हैं। फिर वेजेस एंड सैलरी में, वेजेस एंड सैलरी में हम लोग पढ़ेंगे कि किसको, अब जैसे मान लीजिए आप ये सुने होंगे कि इसको इतना डीए मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, इसको इतना एचआरडी मिल रहा है, इसको इतना कॉस्ट टू कंपनी इतना अमाउंट है, ठीक है। तो वो जो ब्रेकआउट्स हम लोग पढ़ेंगे वो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कि आप जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो सैलरी निगोशिएशन होगा तो यही बोला जाएगा कॉस्ट टू कंपनी आपका इतना है, हम आपको इतना पे करेंगे ठीक है, कैश इन हैंड इतना आपको मिलेगा। तो ये सारा बाइफर्केशन जो हम पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बोनस एंड इंसेंटिव है, फिर पेरोल है। पेरोल तो आप लोग का एड ऑन ऑलरेडी हो चुका है ना, तो पेरोल ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं आप लोग इसके बारे में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हम ओवरऑल ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ग्रूमिंग यानी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ हम तो दे दिए हैं, लेकिन कब अच्छा परफॉर्म करेगा, जब प्रॉपर मोटिवेशन हो। मोटिवेशन का अलग अलग मेथड्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट डिफरेंट थ्योरी दे रखे हैं मोटिवेशन का, और मोटिवेशन थ्योरी ऑलमोस्ट आप बहुत जगह पढ़ेंगे, ओबी में तो पक्का से है, ठीक है। एचआरडी के सिलेबस में मोटिवेशन नहीं रखा गया, ठीक है। मोटिवेशन ओबी में आपको मिलेगा। मैस्लो थ्योरी पढ़ेंगे, इक्विटी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आप कितना भी काम करवा रहे हैं, आपको जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। ग्रीवांस रिड्रेसल मतलब, आकांक्षा, यस मैम, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवांस रिड्रेसल? मतलब मैम जॉब डिससेटिस्फैक्शन।
ग्रीवांस मतलब कंप्लेन, तो कंप्लेन का रीएड्रेसल मतलब ग्रीवांस सुनने का प्रोसीजर भी आप ही को पूरा करना पड़ेगा एज एन एचआर। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना होगा कि एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल क्या क्या प्रोसीजर है, कब आपको पता चलेगा, ये भी आप ही को एज एन एचआर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है एम्प्लॉयज में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्लिक्ट होने वाला है या एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, क्या क्या काउजेज हो सकता है, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या तरीका है। ठीक है, एक तरीका जैसे आप अपने कॉलेज का ही जानते होंगे, एक वो था ना, ब्लैक बॉक्स था शायद आप लोग के, कंप्लेन के लिए आप लिख करके डाला जाता था बहुत पहले। आप लोग के टाइम था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। याद है था क्या आप लोग के टाइम में? बोरिंग रोड में साइड में सीढ़ी के पास एक बॉक्स रखा गया था, आप बिना नाम के कोई भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप राइट डाउन करके उस बॉक्स में डाल सकते हैं। नहीं था? पता नहीं मैम। हमको हाँ, इस टर्म को ग्राइप बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं, और कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई इश्यू है तो हम ये कंप्लेन लिख करके उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वर्कमैन पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, मतलब कोशिश करेंगे कि मीटिंग में इन लोगों का भी, वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करवाएं, एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेशन का मौका दें। ठीक है, और बहुत सारा तरीका है, डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में ग्रीवांस रिड्रेसल में। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब मिल करके, जो हम लोग जैसे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये लोग मिल बैठ यूनियन। हाँ, यूनियन मैम। यूनियन नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब वही, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और किसी एक चीज से सहमत, मतलब किसी एक पॉइंट पे सहमति करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली आप सोचिए अलग, इसी क्लास में देखिए, क्या सारे का नेचर एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। सारे का नेचर डिफरेंट है, सबकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो कुछ अगर होता है कंफ्लिक्ट होता है कि नहीं होता है? तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में ही है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट प्रायोरिटी है, डिफरेंट काम करने का तरीका है, तो कंफ्लिक्ट होना काफी ऑब्वियस है। लेकिन कंफ्लिक्ट को मैनेज करने का सर्टेन प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन में होना, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि होगा, तो कैसे आप मैनेज करेंगे वो चीज पढ़ेंगे आप इसमें। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, अभी डिस्कशन हुआ, ग्रीवांस को रिड्रेसल करने के लिए पार्टिसिपेशन का मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी बातों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर लास्ट में डिसिप्लिन। अब लास्ट में आपका मेंटेनेंस है, ऑपरेटिव फंक्शन। मेंटेनेंस में आप देखेंगे कि एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, वेलबींग के लिए डिफरेंट एक्ट भी पास किया गया है। ठीक है, कि कुछ एक्ट है कि आपको कंपलसरी ये फैसिलिटी तो देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा आप जो भी देना चाहें। ठीक है, तो उसमें आपका है मेंटेनेंस के लिए, एम्प्लॉय के मेंटेनेंस के लिए सर्टेन, आप सुनते होंगे ग्रुप इंश्योरेंस दिया जा रहा है ना, सुने होंगे ग्रुप इंश्योरेंस। अगर आप के साथ कोई इश्यू होता है या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको रीइंबर्स हो जाता है, वापस हो जाता है पैसा। ठीक है, कोई मेडिसिन अगर आप कर रहे हैं तो वापस हो जाता है, सुने होंगे। यस मैम। है ना, तो ये हो गया आपका हेल्थ फैसिलिटी। फिर आपका सेफ्टी के लिए है, फिर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी टर्म मतलब सेफ्टी तो चलो समझ में आया, वो मीन में सोशल सिक्योरिटी। कल्पना, दिव्या, सॉरी मैम। देखिए सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ कि जब हमारा सिचुएशन सही है तब तो हम काम करने लायक हैं, अभी जैसे अभी फिट एंड फाइन है, काम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ हमारा सिचुएशन हमेशा सही हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। कभी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जैसे हम वुमेन्स के साथ आता है मैटरनिटी वाला स्टेज, अब उसमें तो हम काम करने के पोजीशन में है नहीं, हेल्थ इश्यू आ गया, तो उस केस में क्या है आपके पास? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यानी आप जब काम कर रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, लेकिन जब आप नहीं काम कर पा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टेन बेनिफिट देती है, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें लिस्टेड है, आप लॉ वगैरह में ये मेंशन्ड है, शेड्यूल बना हुआ है कि एक अंगूठा कटता है तो कितना कंपनसेशन मिलेगा,
4 फिंगर कटता है तो कितना कंपनसेशन, हाफ हैंड अगर कट गया तो कितना कंपनसेशन, इस तरीके से पूरा बना हुआ है। ठीक है, शेड्यूल में पूरा लिस्टेड है, ये बीमारी हुआ तो कितना कंपनसेशन, राइट, कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज हुआ तो कितना आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, कितना आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो ये हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी, यानी जब हम हैं तो ठीक ठाक हैं तो वेल एंड गुड, जब नहीं रहे उस कंडीशन में एम्प्लॉय जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो आएगा सोशल सिक्योरिटी के अंदर। समझ आया? यस मैम। अब आगे बढ़िए, वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर तो टर्म ही बता रहा है। अब जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर हो गया, राइट, कैंटीन फैसिलिटी हो गया, तो ये सब क्या आ गया आपका वेलफेयर स्कीम के अंदर ही आता है, राइट। फिर पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड कहने का मतलब कि आप कब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस साल कैसा किए, नेक्स्ट ईयर कैसा किए, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर पर्सनल रिसर्च, फिर पर्सनल ऑडिट, ठीक है, पर्सनल का बेसिकली डेवलपमेंट का, ये मेंटेनेंस का, ये सारा कुछ हिसाब किताब है, राइट। तो इतना फंक्शन होता है किसी एक एचआर प्रोफेशनल का। समझ आया? तो अगर आप एचआर किसी कंपनी में रहते हैं तो आप छोटे मोटे आदमी नहीं है, ठीक है, सर्वे सर्वा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के लिए आप ही हैं, ठीक है। यू नीड टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, एचआर प्रोफेशनल का ये रोल होता है। इंट्रोडक्शन क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या जानना जरूरी है इसमें। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले फर्स्ट है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय। ठीक है, सबसे पहला काम कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर एम्प्लॉय प्रोवाइड करें। आने के बाद टू यूटिलाइज द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, इंटर करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर कर लिया। अब इमेजिन करिए कि हम रिक्रूट कर लिए हैं, उसको देने के लिए कुछ काम है ही नहीं, ठीक है, वो भी ऐसे बैठा हुआ है, वो भी सोच रहे हैं हम कहाँ आ गए, और आपका भी पैसा तो खैर आपको देना ही पड़ेगा। जब आप रिक्रूट किए हैं तो डे 1 से जैसे वो ज्वाइन किया, चाहे आप काम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आपका सैलरी तो आपको देना ही पड़ेगा। 3 तारीख को ज्वाइन किया है तो जो डेट है आपका सैलरी का, सैलरी तो देना ही पड़ेगा, जैसा नो, अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो, ठीक है। हर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो डेट है स्पेसिफाई, उस स्पेसिफाइड डेट को सैलरी मिल ही जाती है। तो चाहे आप काम करवाएं या ना करवाएं, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रिक्रूट कर चुके हैं। तो यही है कि आप पहले अच्छे से अपॉइंट करेंगे, अच्छे एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे, तो उसके बाद फिर यूटिलाइज प्रॉपर करेंगे। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो जॉब में सेटिस्फाइड हो, ये भी आपको इंश्योर करना है। टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वर्क लाइफ कहने का मतलब जहां आप काम कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, प्रॉपर क्लीनिनेस है कि नहीं, प्रॉपर आपका वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटनिंग, डस्टिंग वगैरह प्रॉपर किया हुआ है कि नहीं, ये आपका वर्क लाइफ से मतलब है, ठीक है, वो आप कैसा दे रहे हैं वर्क लाइफ, which make employment in the organization a desirable personal and social situation. Next, to maintain ethical policy and behavior inside and outside organization, यानी जो rules and regulation है organization का वो आप proper maintain कर रहे हैं। Next one is to establish and maintain cordial relations between employee and management. Right, employee और management यानी employer और employee की बात हो रही है कि इन लोगों के बीच में proper relation establish हो। टू, अभी तुरंत बात हुई है ना, HR इज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो ये आपका इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेट रिलेशन हो दोनों के बीच में। टू रिकॉन्साइल इंडिविजुअल ग्रुप गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। राइट, अब जैसे ग्रुप गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से इंटैक्ट कैसे कर सकते हैं? ग्रुप गोल को हम ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कैसे इंटैक्ट करेंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा। सुमन को शौक है BMW का, ठीक है, ये इनका इंडिविजुअल गोल है। अब ये मान लीजिए गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब इनको पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन वालों को कि चलो BMW इनका शौक है। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले कैसे मोटिवेट करेंगे? अभी तुम ज्वाइन किए हो इतने सैलरी पे, इतना अगर टारगेट अचीव कर लोगे तो इतना % इंसेंटिव मिलेगा, 1 साल के अंदर तुम इतना कमा पाओगे। तो ये सब क्या है, इंडिविजुअल गोल को इंटैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ
क्या आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, आप अपना पेमेंट भी बढ़ा रहे हैं, और जो टारगेट वो अचीव कर रहा है तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ही हो रहा है ना। यस मैम। यस और नो। तो इससे क्या हो रहा है, आप भी मोटिवेटेड हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी अचीवमेंट हो रहा है। समझ आया? समझ आया? यस मैम। बाकी लोग यस मैम। आगे बढ़िए। ये क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का 4 कैटेगरी में। जितना ऑब्जेक्टिव आप पढ़े, बेसिकली अगर आप सिर्फ ये लिख लेते हैं ना तो सारा ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएगा। पहले सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सोसाइटी के लिए आप जब कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए जब आप कर रहे हैं तो प्रॉपर सपोर्टिंग फंक्शन आपका लीगल कंप्लायंसेस, लीगल जो लॉज एंड ऑल जो हो रहा है आपका, वो बेसिकली सबके ऊपर लागू होगा ना। तो ये हो गया लीगल कंप्लायंसेस, बेनिफिट, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, ये सब सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय रिलेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल का जो सिस्टम है, प्लेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद जो असेसमेंट करेंगे, चाहे वो फॉर्मेटिव हो चाहे वो समेटिव हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। क्या होता है? फॉर्मेटिव मैम जो कॉलेज में होता है इंटरनल होता है, और समेटिव जो एक्सटर्नल होता है गुड। एनुअल। हाँ, असेसमेंट 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मेटिव और समेटिव। जैसे आप लोग के केस में अगर हम बात करें, जो इंटरनल होता है इसमें आपको फीडबैक मिलेगा, आपको पता चलते रहेगा कंटिन्यूअसली कहाँ लैकिंग है, ठीक है, कहाँ हमको इम्प्रूव करना है। और आपका समेटिव मतलब फाइनल, जिसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, अप्रेजल, प्लेसमेंट और असेसमेंट। और पर्सनल में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका खुद का, अप्रेजल आपका खुद का, प्लेसमेंट, कंपनसेशन, असेसमेंट। तो ये सब है आपका सपोर्टिव फंक्शन और ये एचआरएम ऑब्जेक्टिव, राइट। अब बात करते हैं स्कोप के बारे में, यानी कहाँ कहाँ स्कोप है, यानी एचआरएम प्रोफेशनल को क्या क्या करना है। सबसे पहले तो एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब लाना। अभी ऑब्जेक्टिव वाला जो टेबल हम लोग पढ़े सेम है एक्विजिशन, जो प्रोक्योरमेंट में पढ़े थे आप। कैसे लाएंगे हम? प्लानिंग करके, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट करके। नेक्स्ट है लेते आने के बाद अब हम लोग को करना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे करेंगे? प्रॉपर ट्रेनिंग देके, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी मतलब वनीत, राज, इंटरनल मोबिलिटी मतलब इंटरनल चेंज मैम। अरे जब हम क्लर्क हैं, क्लर्क के बाद पीओ बन रहे हैं, पीओ के बाद डीबीएम के पोस्ट पे जा रहे हैं, वो तो इंटरनल मोबिलिटी हुआ ना। मैम किसी ये एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन हो रहा है, ऊपर हायरार्की पे हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो इंटरनल मोबिलिटी हुआ ना, डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। आप क्लर्क के पोस्ट से पीओ बन रहे हैं, पीओ के पोस्ट से आप डीबीएम बन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। यस मैम। अब नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं? रेम्यूनरेशन देके, प्रॉपर मोटिवेट करके, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रख के, सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रख के, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंश्योर करके कि बेहतर हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल करके, और लास्ट में हम लोग करते हैं कंट्रोल। और कंट्रोल कैसे? ऑडिटिंग करके, ठीक है, अकाउंटिंग करके, फिर HRIS एक ये टर्म है, HRIS इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे MIS है ना, वैसे HRIS होता है। इसमें आपका ह्यूमन हर एक एम्प्लॉय का सारा डिटेल इसमें फीड रहता है। हर एक डिटेल मतलब आप इससे पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन में थे, कितने साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए, लास्ट आपकी सैलरी क्या थी, ठीक है, सारा डिटेल इसमें मेंशन रहता है HRIS में। इस जनरली फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब स्कोप की बात करें तो ये NIPM जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उनके अकॉर्डिंग 3 एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। 1 इज लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट, 2nd इज वेलफेयर एस्पेक्ट, और 3rd इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट की। तो लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट मतलब जब भी हम एम्प्लॉय को ला रहे हैं, जैसे मैन पावर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ठीक है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ये नया टर्म है। क्या होता है ले ऑफ एंड व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में क्या डिफरेंस है पता है? नो मैम। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी ये सारा क्लियर होना चाहिए। अभी तो लग रहा है पता नहीं कहाँ पहुंच गए हम लोग, सब कुछ नया नया सा लगता है। ठीक है, थोड़ा पार्टिसिपेटिव बनिए, पढ़ पढ़ के आइए और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। ये काफी कॉमन टर्म है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। देखिए ले ऑफ वर्ड ही सिग्निफाई कर रहा है ले ऑफ मतलब लेट जाओ, तो लेटते हम क्या है कभी फिलहाल टाइम के लिए ना। और परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम टाटा बाय बाय अगर कर लिए तो दैट इज रिट्रेंचमेंट। समझ आया? जैसे मान लीजिए ग्लास बनाने का कोई है फैक्ट्री वगैरह है हमारा, ठीक है, अब पेपर आ ही नहीं रहा है ठीक है, ग्लास पेपर से बन रहा है, पेपर आ ही नहीं रहा है, तो रॉ मटेरियल का फिलहाल सप्लाई नहीं हो रहा है। तो फिलहाल सप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो अभी सप्लाई नहीं हो रहा है, कई महीने तक सप्लाई नहीं हो रहा है, तो अभी हमारे पास आपके लिए आपको देने के लिए कोई काम है नहीं। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, फिलहाल ले ऑफ जा करके आप आराम करिए, फिर जब आएगा जब रॉ मटेरियल प्रॉपर सप्लाई होने लगेगा फिर हम आपको बुला लेंगे। यानी फिलहाल आराम करिए, तो दैट इज टेम्पररी डिटैचमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम ले ऑफ कहेंगे। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट क्या हुआ, जब हम परमानेंट टाटा बाय बाय बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज को कि ठीक है कि अब काम हम फर्दर आप नहीं कर सकते। हाँ मुस्कान? मैम ले ऑफ में मैम अगर हम लोग को बोलता है कि आराम करने के लिए, तो सैलरी वो तब भी प्रोवाइड करेगा कि? सेम सैलरी नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली हाफ होता है या डिपेंडिंग अपॉन उनका टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन हाँ फुल सैलरी प्रोवाइड नहीं होता। लेकिन ये भी है कि आपको एकदम बेरोजगार नहीं कर देगा। समझ आया? कुछ ना कुछ आपको पे करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है ना काम करने के लिए और आपसे काम लिया नहीं जा रहा है, तो फिलहाल खर्चा कैसे चलेगा, तो कुछ अमाउंट आपके गुजर बसर के लिए कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है ले ऑफ में। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि एक मोटा रकम आपको जब आप छोड़ते हैं तब आपको मिल जाता है जो आपका बनता है। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट में ये है कि दोबारा अगर मान लीजिए काम, जैसे ये अभी सुने थे ना रिट्रेंचमेंट 2000 आईटी कंपनी में रिट्रेंचमेंट हो रहा था, ईयर याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने साइड से अप्रोच करती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए, तो कुछ अमाउंट दे करके आपको बोला जाता है लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि अब फर्दर काम है नहीं। रिट्रेंचमेंट हुआ था लगभग 2006 के अराउंड, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, ईयर तो याद है नहीं मुझे, लेकिन एक ईयर था जो कि कंटिन्यूस आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिट्रेंचमेंट हो रहा था। राइट, समझ में आ गया ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में डिफरेंस? अब आगे बढ़िए। रिट्रेंचमेंट के बाद है रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी, ये सब तो टर्म पता ही है आप लोगों को। तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पहला है आपका लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट होता है आपका वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर हम कैसे करेंगे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, एम्यूनिटीज प्रोवाइड करके, एम्यूनिटीज में जैसे कैंटीन फैसिलिटी दे दिए, क्रेचेस वगैरह दे दिए, रेस्ट और लंच रूम दे दिए, हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा फैसिलिटी है। वेलफेयर मतलब क्या, हम उसके सुविधा के लिए कोई भी चीज अगर हम दे रहे हैं। अभी ये सब क्या था, लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट में हम तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट से लेकर के लिविंग तक का चीज हम देख रहे हैं स्कोप में, है ना, एम्प्लॉय के ज्वाइन करने से लेकर के छोड़ने तक का। यहाँ पे इस एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उसके सुविधा के लिए क्या क्या चीज है, तो सुविधा के लिए हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी सब चीज तो टर्म क्लियर है, कैंटीन, रेस्टरूम, क्रेचेस पता है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, आगे आप देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बेहतर रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट नहीं होगा, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होना मुश्किल है। राइट, तो दिस कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, joint consultation, collective bargaining, grievance and disciplinary action,
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, ये सारा आपका 3 स्कोप है जो NIPM के थ्रू दिया गया है। तो अब यही देखिए, यही स्कोप और ऑब्जेक्टिव हम लोग कितने टाइप में, मतलब सेम टर्म रिपीट हो रहा है लेकिन कितने तरीके से हम लोग पढ़े, देख रहे हैं। एक स्कोप हम पढ़े एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस कंट्रोल, एक हम पढ़े NIPM के थ्रू, एक हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पढ़े फंक्शंस ऑफ HRM। तो सब तो वही है, बस यहाँ पे मेन इसी पे फोकस करता है, फंक्शंस में मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन। ये तो आप आराम से याद रखेंगे। अब इसके अंदर आप देख लेंगे ऊपर वाला टर्म, इससे फिर आप एसोसिएट कर लेंगे कि ये कौन कौन से तरीके से होता है। ठीक है, एक बार आप ये चार्ट देख लीजिए, कंप्लीट आपका HRM इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। ये इकलौता चार्ट है जिसमें आपका कंप्लीट HRM का एक तरीके से समझिए ब्रीफिंग किया हुआ। ठीक है, पूरा HR इसी के इर्द गिर्द है। समझ आया? Yes, ma'am. बाकी जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन की हूँ वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग किसको कहते हैं, क्योंकि ये काफी बेसिक था तो आप लोग को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में तो पढ़े हुए हैं ना आप लोग फर्स्ट ईयर में। Yes, ma'am. स्टाफिंग क्या होता है, दो आई हैव एडेड ऑल दीज थिंग्स, यू कैन गो थ्रू द PDF। ट्रेनिंग वाला PDF मिल गया था आप लोगों को? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं भेजी भी हूँ या नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ma'am. फर्स्ट चैप्टर नहीं मिला है? No, ma'am. तो ये है प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस। ठीक है, सारा इसमें दिया हुआ है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये HR प्रैक्टिस इन इंडिया, जो भी अभी डिस्कशन हुआ ना एक्ट, ये बेसिकली एक्ट पास किया गया। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, किस चीज के लिए है ये एक्ट? वर्क रिलेटेड अगर इंजरी हो जाता है तो आपको एम्प्लॉयर कंपनसेट करता है। ठीक है, फिर ट्रेड यूनियन एक्ट है। अब मान लीजिए डिस्प्यूट अगर होता है तो यूनियन को रिकॉग्निशन दिया जाता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंप्रूव करना है, इसके लिए ये एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट है, किस चीज के लिए? वर्क इन्वायरमेंट इन फैक्ट्री टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पास किया गया है एम्प्लॉयज के अपलिफ्टमेंट के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ HRM, कैसे कैसे इवैल्यूएट हुआ और कैसे अब का कौन सा ईरा है। ठीक है, यहाँ तक पहले आप गो थ्रू हो जाइए। अगेन इवैल्यूएशन में थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। अब तक समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? क्या सुन के सबको सब चीज याद रहता है? क्योंकि बहुत कम का मैं देख रही हूँ पेंसिल ये पेन वगैरह चलते हुए। एक आकांक्षा का नजर आ रहा है, वो नोट डाउन कर रही है। मुस्कान का नजर आ रहा है, नोट डाउन कर रही है। लेकिन बाकी लोग क्या ऐसे समझ जाएंगे? दिव्या भी शायद नोट डाउन कर रही है। दिव्या आप नोट डाउन कर रहे हैं क्या? यस मैम। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है अगर आप नोट डाउन करेंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्लास जैसे एंड होगा, चलो क्लास खत्म हो गया अब तो मस्ती टाइम है, तब तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंश्योर कि थोड़ा एक्टिव लिसनिंग करें। 1 घंटा तो जैसे भी बैठना है, बैठना तो है ही। ठीक है, फोर्सफुली बैठना हो, कैमरा ऑन करके बैठा दी तो काफी दिक्कत है, तो बैठना तो है ही। तो बेटर 7 यूटिलाइज। hours होते हैं ना मैम, हाँ, 7 घंटे बैठना। तो 7 घंटा क्या हम लोग अंतराक्षरी तो खेलते नहीं है 7 घंटे में, पढ़ाई होता है ना। तो पढ़ाई आप ही के लिए होता है या किसी और के लिए होता है? डेवलपमेंट नहीं होता पढ़ाई करके। युवराज आपको क्लास भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं आप तो।